ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट सोशलिस्ट प्रिंसिपल करें, लिबरल कर लेते हैं पहले, सबसे इजी है लिबरल प्रिंसिपल। लिबरल प्रिंसिपल्स, ठीक। अब लिबरल प्रिंसिपल्स की बात कर रहा हूं मैं, तो ये काहे पर बेस्ड है? बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। मतलब हर कुछ जो लिबरलिज्म समझते हो ना कि भाई थोड़ा सा उदार टाइप का हो जाना, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं हम लिबरलिज्म। मतलब सब कुछ थोड़ा सा कोऑपरेट करना, मतलब सबको, लिबरलिज्म मतलब आपने इकोनॉमिक्स में बहुत कुछ पढ़ा होगा। लिबरलिज्म मतलब सब कुछ एक्सेप्ट करना, आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करना, खुले विचार का होना, ये सब क्या कहता था? लिबरलिज्म। तो अब लिबरलिज्म में इसमें भी कुछ आर्टिकल्स होंगे, वो भी स्ट्रक्चर्ड नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं है किसी में भी, ठीक है ना, क्योंकि भाई जैसा हमने क्या कर दिया, इनको कैटेगराइज कर दिया अलग अलग के हिसाब से, इसलिए हम वैसा ही पढ़ रहे हैं। तो पहला क्या बोल रहा हूं मैं, सबसे पहला पॉइंट है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है ना। तो यहां पर बोलता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए देश में, समझा क्या? तो क्या बोलता है यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड? ये आर्टिकल नंबर रट्टा मार लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 44। ये क्या बोलता है? टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन, देश के सारे जो सिटीजन है उन पर क्या हो? एक यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री। अब इसका मतलब समझते हैं, ठीक। अब यहां पे समझो, एक होता है क्रिमिनल कोड, एक होता है सिविल कोड। सिविल कोड, अब समझना क्या बोल रहा हूं मैं। अगर क्रिमिनल कोड है, ठीक है ना, क्रिमिनल कोड मतलब अगर आप क्रिमिनल एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हो, जैसे कि मर्डर, ठीक है, ठीक है, डेकोइटी, ठीक है, जैसे कि आपने मर्डर कर दिया, ये सब काहे में आएगा? क्रिमिनल कोड इन सब चीजों से डील करता है, ठीक है ना। तो इन सब में अगर, और यहाँ पे सिविल कोड क्या है? जैसे मैरिज वगैरह, मैरिज, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब इनहेरिटेंस लॉ जो होता है, डिवोर्स से जो चीज डील करेगी, ये सब क्या कहलाते हैं? सिविल मैटर्स कहलाते हैं। ये सब क्या है? और ये सब क्या है? क्रिमिनल मैटर्स हैं, ठीक है ना, ठीक है, रेप, ठीक है, रेप, मर्डर, डकैती, ठीक है, लूट, ये सब क्या है? क्रिमिनल मैटर्स हैं। देखो, अब ये समझ लिया ना क्रिमिनल मैटर्स किसको बोल रहे हैं और सिविल मैटर्स किसको बोल रहे हैं, यहां तक क्लियर है? ठीक, मैरिज हो गया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस लॉ, डिवोर्स हो गया, जिसमें अभी एक मिनट बता रहा हूँ, फिर समझ जाओगे। अब यहाँ पे देखो, ये जो सिविल मैटर है ना, सॉरी क्रिमिनल मैटर लेते हैं इसको, क्रिमिनल मैटर्स। अब इनको चाहे एक हिंदू करे, मुस्लिम करे, सिख करे, क्रिश्चियन करे, जैन करे, बुद्ध करे, ठीक, कोई भी करे, उन पर सेम लॉ एप्लीकेबल होता है, सेम लॉ इज एप्लीकेबल। हेंस क्या बोला मैंने? इसीलिए क्या है? यूनिफॉर्मिटी होती है, यूनिफॉर्मिटी है यहाँ पर। इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, सिविल क्रिमिनल मैटर पर यूनिफॉर्म कोड लगता है, समझ में आ गया ना? क्रिमिनल मैटर्स पर क्या बोल रहा हूँ? यूनिफॉर्म कोड, मतलब सेम पनिशमेंट होगी चाहे कोई भी हो आप, यूनिफॉर्म कोड, ठीक, एप्लीकेबल, उन पर कोई भेदभाव नहीं है। मतलब क्रिमिनल मैटर्स हैं अगर, तो वहां पर वही पनिशमेंट आपको भी होगी, वही पनिशमेंट मेरे को भी, वही पनिशमेंट कोई एक थर्ड पर्सन होगा उसको भी सेम होगा, उसमें इक्वालिटी है, याद रखना, उसमें यूनिफॉर्म है क्रिमिनल मैटर्स पर, समझा क्या? लेकिन जब बात करते हैं हम सिविल मैटर्स की, तो यहां पर आपके रिलीजन के लॉस के अनुसार गवर्न होते हैं, रिलीजियस लॉज गवर्न,
जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, मुस्लिम्स में 4 शादी हो जाती हैं, 4 मैरिज अलाउड है, समझा क्या? क्यों? क्योंकि शरीयत में ये अलाउ करता है, 4 मैरिज अलाउड, ठीक है ना? क्यों शरीयत अलाउ करता है? इसलिए, ठीक। और वहां पर ओरल जो था, बोल करके ट्रिपल तलाक जो होता था वो भी अलाउ था, ठीक है ना? इंस्टेंट वाला, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक। नेक्स्ट क्या देख रहे थे हम? डीपीएसपी में कौन सा प्रिंसिपल? डीपीएसपी के अंदर जो हमने क्लासिफिकेशन किया था उसमें लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स कर रहे थे, है ना? ये करना है अपन को, ठीक। अब देखो ये काहे किस आइडियोलॉजी पर बेस्ड है? बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है? लिबरलिज्म का मतलब होता है ओपन माइंडेड, ठीक है ना? ओपन माइंडेड, थोड़ा सा एडवांस्ड, थोड़ा सा प्रोग्रेसिव हो, जिसका प्रोग्रेसिव हो, पार्टिसिपेटिव हो, समझ में क्या? ठीक है, कोलैबोरेटिव हो, ये सब किसके अंदर आ जाते हैं? ये सब है अगर, तो आपको बोल दिया जाएगा कि आप लिबरल थॉट के हो, समझा क्या? ओपन माइंडेड हो, ज़्यादा कंजर्वेटिव नहीं हो, प्रोग्रेसिव हो, प्रोग्रेसिव मतलब फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए। जो बैकवर्ड लुकिंग होते हैं उनको लिबरल नहीं बोल करके हम कंजर्वेटिव बोल जाते हैं, समझा क्या? फॉरवर्ड लुकिंग हो, तो ये सब क्या होते हैं? ये सब कहलाते हैं लिबरल। तो ऐसे थॉट्स, ऐसे आइडियाज जो कुछ यहाँ पे प्रिंसिपल्स दिए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि इन सब चीज़ों को प्रमोट करते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं? ये सब कौन से प्रिंसिपल्स हैं? लिबरल प्रिंसिपल है, ठीक है ना? अब वो कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, उन्हीं में से हम देख रहे थे। सबसे पहले उठाते हैं क्या, जिसको बोलते हैं हम यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक। यूनिफॉर्म सिविल कोड, समझ में आ रहा है? अब ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये कौन सा आर्टिकल है? ये है आर्टिकल आपका 44। अब थोड़ा सा बेसिक समझो, थोड़ा सा आपको बेसिक समझना है। बेसिक क्या है भी? देखो, इंडिया में एक होते हैं सिविल मैटर्स, दूसरे होते हैं क्रिमिनल मैटर्स, ठीक। सिविल मैटर्स और क्रिमिनल मैटर्स में क्या है? सिविल मैटर्स किसको बोल रहे हैं हम? सिविल मैटर्स वो सारे मैटर्स को बोल रहे हैं जो कि काहे से डील करते हैं, जैसे कि मैरिज के बाद डिवोर्स, ठीक। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ? मेंटेनेंस, इनहेरिटेंस, ये सबसे कोई चीज डील करती है तो उसको क्या बोल देते हैं हम? सिविल मैटर्स। क्रिमिनल मैटर्स काहे से डील करते हैं? रेप हो गया, ठीक है, मर्डर हो गया, थेफ्ट हो गया, डकैती हो गई, ये सब मैटर्स काहे से डील करते हैं? ये सब मैटर्स को हम बोल देते हैं क्रिमिनल मैटर्स। देखो, क्रिमिनल मैटर्स से रिलेटेड इंडिया में क्या है? यूनिफॉर्म लॉ है। यूनिफॉर्म लॉ है का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म मतलब जैसे अभी बोल रहे थे ना, यहाँ पे क्या लिखा है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब ये क्या है? सिविल मैटर को यूनिफॉर्म करने की बात करता है, लेकिन क्रिमिनल मैटर की बात नहीं कर रहे, क्योंकि क्रिमिनल वाले ऑलरेडी यूनिफॉर्म है। मतलब अब यहाँ पर हम डिस्टिंक्शन नहीं करते ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, no distinctions on the basis of रिलीजन के आधार पर हम क्या नहीं करते? डिस्टिंक्शन नहीं करते, हम कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं करते रिलीजन के आधार पर। मतलब क्या है? यूनिफॉर्म लॉ होता है, देयर इज यूनिफॉर्म लॉ एप्लीकेबल टू ऑल, ठीक है ना? सब पर वही लॉ लगेगा। मतलब अगर मैं चोरी करूं, एक हिंदू चोरी करे, एक मुस्लिम चोरी करे, क्रिश्चियन कोई भी करे, सिख करे, सब पर वही लॉ एप्लीकेबल होगा जो उस व्यक्ति पर एप्लीकेबल है। मतलब क्या बोल रहा हूँ? क्रिमिनल मैटर्स में यूनिफॉर्मिटी है लॉ को लेकर के, बट सिविल मैटर्स में क्या होता है अब समझना है आपको। मेन चीज ये है, सिविल ये मैटर्स होते हैं। सिविल मैटर्स पर इंडिया में कैसा डील होता है, ठीक। तो आप समझो इधर पे, सिविल मैटर्स के केस में तुम लोगों को बता रहा हूँ मैं सिविल मैटर कैसे डील करते हैं। सिविल मैटर्स में देखो, इसको डील करने के लिए ना
हर एक रिलीजन का पर्सनल लॉ होता है, रिलीजन्स पर्सनल लॉ बोलते हैं जिसको, समझा क्या क्या बोल रहा हूं मैं, पर्सनल लॉ। अब समझना इधर कि भाई मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या करता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या करना चाह रहा है, ये जो पर्सनल लॉज होते हैं यहाँ पर बॉक्स में देखो, ये पर्सनल लॉ है, इसको रिप्लेस करना चाहता है ना, सीक्स टू रिप्लेस किसको, ये जो पर्सनल लॉज होते हैं, पर्सनल लॉज। अब ये पर्सनल लॉज काहे के आधार पर बनाए जाते हैं, ये पर्सनल लॉ बनाए जाते हैं, ये काहे पर बेस्ड होते हैं, बेस्ड ऑन स्क्रिप्चर्स एंड कस्टम्स ऑफ ईच मेजॉरिटी रिलीजन। समझ में, हर एक रिलीजन का खुद का अपना पर्सनल लॉज होता है, समझ में क्या, मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी कुछ भी बोल दो आप, ठीक, रिलीजन्स, समझ में क्या, क्लियर है। अब ये क्या बोला, कस्टम है, ये स्क्रिप्चर्स के आधार पर बेस होते हैं, समझ में क्या, इन कस्टम और स्क्रिप्चर्स के आधार पर हमने क्या कर दिया, रूल सेट कर दिए, रूल्स, समझ में क्या, ये रूल्स क्या करते हैं, गवर्न करते हैं किसको, गवर्न्स द सिटीजन, समझ में क्या, ये सिटीजन को गवर्न करते हैं। तो ऐसे लॉज जो स्क्रिप्चर पर बेस्ड हैं, कस्टम पे बेस्ड हैं, उनके आधार से हमने क्या कुछ रूल्स बनाए, वो गवर्न करते हैं सिटीजन को, सिटीजन की लाइफस्टाइल को, उसको हम बोल देते हैं ये पर्सनल लॉज है, समझ में क्या। और यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या करता है, इन्हीं पर्सनल लॉ को चेंज करने की बात करता है, इन्हीं पर्सनल लॉ को रिप्लेस करेगा, मतलब इसकी जगह पर्सनल लॉ की जगह काट करके क्या आ जाएगा, यहाँ पे कट करेगा और यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, वो सारे सिटीजन पर एप्लीकेबल होगा फिर वो, समझ में, ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या बोलता है कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड जो होना चाहिए आना चाहिए, जैसे कि क्रिमिनल मैटर्स में यूनिफॉर्मिटी है लॉ को लेकर के, वैसे यहाँ पर भी यूनिफॉर्मिटी हो, मतलब क्या बोल रहा है ये देखो, ये क्या बोलता है आर्टिकल 44 क्या बोलता है, आर्टिकल 4 ये बोलता है रिक्वायर्स स्टेट टू स्ट्राइव टू सिक्योर टू इट्स सिटीजन a uniform civil code throughout the India, समझ में क्या, थ्रू आउट द इंडिया, मतलब पूरे इंडिया में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड आए, ऐसा स्टेट के डायरेक्शन दिया गया, समझ में क्या, बट अभी तक ऐसा कुछ है, बट स्टिल देयर इज नो सच एक्शन, अभी तक इन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है, समझ में क्या ना, टेकन इन दिस रिगार्ड, ठीक, अभी तक ऐसा कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, क्लियर है। तो मतलब क्या है, अब पर्सनल लॉ की बात करते हैं तो एट प्रेजेंट क्या होता है, एट प्रेजेंट क्या बताया मैंने, पर्सनल लॉ जो होते हैं, पर्सनल लॉ वो गाइड करते हैं सिविल मैटर्स को, है ना, सिविल मैटर्स को काहे से गाइड कराया जाता है, पर्सनल लॉ से, ये अभी हमने समझ लिया, ये पर्सनल लॉ होते हैं। अब पर्सनल लॉ का इंडिया में क्या है ये समझना है हमको, क्या स्टेटस होता है एक पर्सनल लॉ का, कैसे इंडिया में काम करता है ये पर्सनल लॉ, कैसे गवर्न किए जाते हैं पर्सनल लॉ, इसको समझते हैं। अभी ये बता दिया पर्सनल लॉ ये कहाँ से आते हैं, ये पर्सनल लॉ किस आधार पर बनाए गए हैं, ये आपके बनाए गए हैं क्या कुछ क्या बोला था अभी मैंने कि क्या निकाल लिया जाता, स्क्रिप्चर्स के आधार पर, समझ में आया, कुछ कस्टम्स होते हैं उनके आधार पर हमने रूल सेट किए, वो रूल्स ही क्या कहलाते हैं, पर्सनल लॉ कहलाते हैं, समझ में आया। तो पर्सनल क्या है, लॉ क्या है, वो रूल्स हैं, वो जो रूल्स कौन से रूल्स जो कि हमने स्क्रिप्चर्स और कस्टम से उठाए हैं, तो मतलब पर्सनल लॉ हर एक रिलीजन के लिए डिफर करता होगा, समझ में गया। इस्लाम में पर्सनल लॉ अलग तरीके से होते हैं, हमारे यहाँ पर्सनल लॉ अलग तरीके से, तो वही आपको समझना है कि भाई नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, स्टेटस ऑफ पर्सनल लॉ इन इंडिया, ठीक, स्टेटस ऑफ पर्सनल लॉ इन इंडिया, पर्सनल लॉ का क्या स्टेटस है। तो पहले मैंने क्या बताया, ये जो पर्सनल लॉ है ना, पर्सनल लॉ होते हैं, ये जो सब्जेक्ट है काहे पे जाता है, तो याद रखना ये सब्जेक्ट जो है कॉन्करेंट लिस्ट का है, तो दोनों इस पर लॉ बना सकते हैं ना, ठीक है।
ये पर्सनल लॉ काहे से डील करते हैं, अभी मैंने बताया आपको, मैरिज। देखो सारे सिविल मैटर्स, कोई जरूरी नहीं है कि सारे के सारे सिविल मैटर्स को आप पर्सनल में रख दोगे, समझा क्या। पर्सनल लॉ मतलब ये सिविल मैटर्स हैं, उनमें से ये वाले पर्सनल लॉ है, ठीक है ना। ये पूरा सिविल मैटर है, ठीक। और ये क्या है, पर्सनल लॉ है, ठीक। अब देखो, जैसे मैरिज हो गया, डिवोर्स हो गया, ठीक, इनहेरिटेंस हो गया, ये सब काहे में डील कर रहा है, ये सब पर्सनल लॉ से ही डील करते हैं, समझ में क्या। और ये सब काहे में आते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में। कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं तो क्या इस बार दोनों नियम कानून बना सकते हैं, हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, पार्लियामेंट भी और कौन, पार्लियामेंट भी बना सकती है और स्टेट लेजिस्लेचर भी बना सकती है। हम बात करें अगर हम कि भाई हिंदूज के लिए क्या पर्सनल लॉ है इंडिया में, तो देखो हिंदूज के जो पर्सनल लॉ है ना, हिंदुइज्म के जो पर्सनल लॉ है, इनके जो पर्सनल लॉ है उनको कोडिफाई कर दिया गया, हैव बीन कोडिफाइड एज हिंदू कोड बिल। हिंदू कोड बिल के नाम से इसको क्या कर दिया गया, कोडिफाई कर दिया गया, कब, 1956 में। अब देखो, अब ये हमारे ये थे हमारे क्या, देखो ये हमारा स्क्रिप्चर्स था, ये हमारा कस्टम्स था, इनके जो रूल्स थे, इनके रूल्स को हमने क्या किया, पहले हमने इनके रूल्स पर एक दो चीज ध्यान दी, क्या, इनके रूल्स को हम सेकुलराइज कर दिए। सेकुलराइज मतलब समझते हो, सेकुलराइज, ये सेकुलरिज्म वाला सेकुलराइज है, ठीक है ना, लेकिन मतलब इसका अलग होता है। मतलब क्या होता है, जो रिलीजियन, यहाँ पर जो रिलीजियन कुछ बोलता था और अगर हमको लगता है कि वो गड़बड़ है, मॉडर्न सोसाइटी से वो कन्फ्लिक्ट करता है, तो हमने उसको रिप्लेस कर दिया है, समझ में आ रहा है ना। मतलब हमने क्या कर दिया, हमने कन्वर्ट कर दिया है, कन्वर्टेड फ्रॉम रिलीजियस टू सेकुलर पोजीशंस, समझा रहे हैं। मतलब सेकुलराइज करने का मतलब क्या होता है कि हमने चेंज कर दिया है, उसको सेकुलर बना दिया है। काफी रिलीजियस चीज जो बात हो रही थी अगर, तो हमने उसको सेकुलर कर दिया, समझना क्या, हमने इसको क्या किया है, रिलीजियस से सेकुलर में कन्वर्ट किया, मतलब लिबरल कर दिया ना, बहुत कुछ उदार कर दिया, बहुत कुछ छूट दे दी। पहले अगर जैसे सती वगैरह मान लो अलाउ करता था, तो सती वगैरह हमने यहाँ पर मना कर दिया। वो विडो रीमैरेज की बात नहीं करता, तो यहाँ पर हमने बोला कि हाँ चलो विडो रीमैरेज भी यहाँ पर होगा। वहां यहाँ पर हमने बोला, वहां पे बोल रहा था कि मान लो कि कहीं स्क्रिप्चर्स में अगर लिखा है ऐसा कि भाई चाइल्ड मैरिज वगैरह होती थी, तो यहाँ पर हमने मना कर दिया सब कुछ। तो ये हमने क्या कर दिया, अपने लॉ को क्या कर दिया, सेकुलराइज कर दिया, समझा रहा, मतलब हमने चेंज कर दिया, चेंज अकॉर्डिंग टू मॉडर्न सोसाइटी, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इसको सेकुलराइज कर दिया। मतलब मैं ये भी बोल सकता हूँ इसको मैंने क्या कर दिया, मॉडर्नाइज कर दिया। एक तो देखो दोनों का मतलब अलग है, भले सेकुलराइज से हम मॉडर्न की तरफ जा रहे हैं। मॉडर्नाइज मतलब जो होगा, लॉज क्या होंगे, लॉज होंगे अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ द सोसाइटी, नीड्स ऑफ द सोसाइटी, ठीक है ना, सोसाइटी के नीड्स के हिसाब से है। प्लस लॉज जो होंगे वो एडवांसमेंट करते हैं सोसाइटी की, जैसे वुमेन के राइट की बात करते हैं, एडवांसमेंट ऑफ सोसाइटी, ठीक है ना। तो ये हमने कर दिया कब, ये दो चीज कर दिया हमने, मॉडर्नाइज कर दिया, सेकुलराइज कर दिया अपने रूल्स को, और क्या बना दिया, ये सब करने के बाद हमने ये हिंदू कोड बिल तैयार कर दिया, समझा क्या। अब ये हिंदू कोड बिल 4-5 चीजों से डील करता है। अब यही समझना, इसके अंदर चार बिल है। फर्दर अगर हम बात करें, ये जो हिंदू कोड बिल की बात कर रहा हूं मैं, ये 4 पार्ट में है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट इसी में बना रहा हूं, ये देखो, ये जो हिंदू कोड बिल है ना, हिंदू पर्सनल लॉ, इसको मैंने क्या बोला, इसको क्या कर दिया गया है, कोडिफाइड कर दिया गया है। कोडिफाइड काहे में, कोडिफाइड किसने किया था, तो भाई पार्लियामेंट ने ये करा था, ठीक है ना, भाई पार्लियामेंट, कब, इन 1956। अब यहाँ पर जो मैं हिंदू की बात कर रहा हूँ, हिंदू पर यहाँ पे जो वर्ड है ये इंक्लूड करता है, इंक्लूड्स सिख को भी, मतलब ये लॉ सिख पे भी एप्लीकेबल होते हैं, जैन को भी और बुद्धिस्ट में भी, समझा क्या। तो यहाँ पर जब मैं हिंदू की बात कर रहा हूँ तो सिर्फ हिंदू नहीं बात कर रहा हूँ, सिख में भी यही रूल अप्लाई होगा, जैन में भी और बुद्धिस्ट में भी, समझा क्या। अब ये जो हिंदू पर्सनल लॉ है, इसको किस नाम से बोले जा रहा है, हिंदू कोड बिल, है ना। ये क्या है, हिंदू
कोड बिल, जो कि खुद स्प्लिट हो गया है कितने में, स्प्लिट्स इनटू 4 पार्ट्स, 4 पार्ट्स, ठीक है ना, जिसको मैं बोलता हूं पहला हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, ठीक है ना, नाम में ही सब कुछ है, आप समझ जाओगे क्या बोलना चाहिए, काहे से डील करेगा वो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, हिंदू सक्सेशन एक्ट, ठीक। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं मैं, हिंदू माइनॉरिटी गार्जियनशिप एक्ट, बच्चों का जो देख रेख करने का रहता है ना, वो वाला, जो माइनॉरिटीज होते हैं बच्चे, ठीक है ना, उनका गार्जियनशिप से रिलेटेड मैटर देखता है। नेक्स्ट हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, ये चार बिल हैं इन टुगेदर, हम इनको क्या बोलते हैं, हिंदू पर्सनल लॉ। तो हिंदू के जितने भी पर्सनल लॉ है ये 4 एक्ट के थ्रू गाइड होते हैं, समझा कि ये 4 एक्ट के थ्रू ही हमको डायरेक्शन मिलता है, हमारा जो भी लीगल सिस्टम काम करता है इंडिया में पर्सनल लॉ से रिलेटेड, वो ये हिंदू कोड बिल के आधार पर करता है, ठीक है ना। ये 4 चीजें हैं, ये चीज याद रखना आप, ठीक। हिंदू का कैसे काम करता है समझ गए ना, पर्सनल लॉ, बोलो समझ में आ गया तो आगे बढ़े। हेलो, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं, देखो मुस्लिम्स का पर्सनल लॉ कैसे काम करता है, मुस्लिम्स पर्सनल लॉ, ठीक। अब मैं बता दूं यहां पर, ये जो इनका मुस्लिम्स का पर्सनल लॉ है ना, वो थोड़ा सा देखो, इनका भी कस्टम्स है, कस्टम्स, ट्रेडिशंस और स्क्रिप्चर्स, ठीक है ना। स्क्रिप्चर्स में जैसे कि कुरान, हदीस, ठीक है ना, इनमें कुछ चीजें बात वगैरह लिखी होगी, उसके आधार पर देखो 1926 में 1926 नहीं 1935-37 के आसपास, एक बार आप चेक कर लेना, शरीयत लॉ बना था, दी शरीयत लॉ, शरीयत लॉ ऑफ 1935 से 37 के आसपास का ही, आप चेक कर लेना, ठीक है ना, कब हुआ। ये है इनका पर्सनल लॉ, समझा गया, इसको हम बोल रहे हैं ये इनका पर्सनल लॉ है, पर्सनल लॉ, ये गवर्न करता है, ठीक है ना, गवर्न्स, ठीक है ना, गवर्न्स इंडियन मुस्लिम्स को, ठीक। क्लियर क्या बोल रहा हूं मैं। अब यहां पर याद रखना, यहां पर हमने आपको बताया कि जब ये पर्सनल लॉ हिंदूज के लिए था, तो मैंने बताया था उसको सेकुलराइज कर दिया गया था, उसको क्या मॉडर्नाइज कर दिया था। बट यहाँ पर इनका जो ये रूल्स, ये जो पर्सनल लॉ है, ये अनमॉडिफाइड है, समझा क्या, अनमॉडिफाइड है, मतलब चेंज नहीं किया गया था इनको, ये अनमॉडिफाइड के साथ साथ ट्रेडिशनल है, मॉडर्नाइज नहीं है। ट्रेडिशनल मतलब जब पुराने समय में जैसा चल रहा था ना, वैसे ही इनका अप्रोच है अभी भी, ठीक है ना। जो ये पर्सनल लॉ जो ये चलते हैं मुस्लिम्स में, वो अनमॉडिफाइड है, मतलब क्या है, नॉट सेक्युलराइज, समझा गया, नॉट सेक्युलराइज मतलब हमने उसको एडवांस करके नहीं, चेंज करके नहीं रखा था, जैसा उस समय मुस्लिम उलेमाज ने उसको बनाया था उसके के हिसाब से वो चल रहा था, ठीक है। ट्रेडिशनल है मतलब ये नॉट, जो अभी हमने बताया ना हमारा कैसा मॉडर्नाइज था, ठीक है, हिंदुइज्म में कैसा था, मॉडर्नाइज था, पर यहाँ पर अभी भी ट्रेडिशनल है, मतलब ये कैसा था, इसको हम बोल सकते हैं ना कि भाई ये ओल्ड ट्रेडिशन के हिसाब से बना हुआ था, समझा क्या, तो ये नॉट मॉडर्नाइज। तो इसी के आधार पर देखना कि जो मुस्लिम्स वुमेन्स वगैरह उनको एज कंपेयर टू हिंदूज कम राइट्स मिलते हैं, समझा क्या, जैसे कि उनको टोटली अपने हस्बैंड पर डिपेंड रहना पड़ता है, अपने बच्चों पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। अब क्या होगा, आप एक दो केस छोड़ दो, आप एक दो केस में तो आपको, ऐसे में तो हर चीज का एक्सेप्शन होता है, बट ऑन जनरल अगर आप निकाल के देखोगे पूरे, कभी भी रूरल एरियाज वगैरह में देखो, अर्बन एरियाज में भी देखो आप, तो यहाँ पर ज्यादा ये लोग सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं रहते, समझा क्या, ये लोग क्या रहते हैं कि भाई काफी इनको डिपेंडेंट रहना पड़ जाता है अपने हस्बैंड पर, अपने बच्चों पर, समझा क्या, क्यों, क्योंकि इनका ये वाला जो लॉ है ये अनमॉडिफाइड है और ट्रेडिशनल अप्रोच पर अभी भी बेस्ड है, इस पे ज्यादा नॉट रिफॉर्म्ड मच, इस पर ज्यादा रिफॉर्म नहीं हुआ है, समझा क्या, इसमें ज्यादा रिफॉर्म नहीं करा पाया सरकार ने, ठीक।
क्लियर है ये बात? ठीक। अगर मैं बात करूं कि भाई इसमें एक बार अगर आपको जानना है, शाहबानो केस है, शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिफॉर्म करने का बोला था कि भाई इनमें बहुत सारे जैसे कि आपको मेंटेनेंस वगैरह देने की बात हुई थी, बट बाद में इस जजमेंट को पलट दिया गया था। तो जो रिफॉर्म आने वाला था जुडिशियरी की तरफ से, वो भी रिफॉर्म नहीं आ पाया था। अब क्या है ये शाहबानो केस, थोड़ी देर में अभी समझा रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना? तो मतलब यहां पर जुडिशियरी ट्राइड टू रिफॉर्म, बट बताया ना, बट पार्लियामेंट ने क्या किया, ओवरटर्न कर दिया। बट पार्लियामेंट ओवरटर्न द जजमेंट। तो ये भाई कुछ काम नहीं कर पाया। समझ में क्या? बोलो समझ में क्या क्या बोल रहा हूं? यहीं पर इनके मुस्लिम पर्सनल लॉ में क्या लिखा है, देखो। मुस्लिम पर्सनल लॉ में ये बात लिखी है कि भाई जो भी मैटर्स होंगे, है ना, जो भी डिस्प्यूट्स होंगे, ठीक, उन मैटर्स पर स्टेट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। नो इंटरफेरेंस, ऐसा लिखा है मुस्लिम पर्सनल लॉ में। नो इंटरफेरेंस फ्रॉम स्टेट। समझा क्या? मतलब ऐसा लिखा है कि स्टेट शैल नॉट इंटरफेयर इन रिलीजियस मैटर्स। समझा क्या? तो फिर इसका इंटरप्रिटेशन कैसा होगा, स्टेट नहीं करेगा तो फिर, तो यहां पर ऐसा लिखा है कि ये जो मैटर्स होंगे, ये क्या होंगे, ये जो रिलीजियस अथॉरिटी होती है ना, रिलीजियस अथॉरिटी वुड डिसाइड रिलीजियस अथॉरिटी डिसाइड करेंगी। और वो कैसे डिसाइड करेंगी? आफ्टर इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान एंड हदीस। ठीक है, तो इनके इंटरप्रिटेशन के बाद रिलीजियस अथॉरिटी डिसाइड करेगी। समझा गया? ये डिसाइड करेगी कि भाई उसका मतलब क्या है। समझा गया? स्टेट इस पर इंटरफेयर नहीं करेगा मुस्लिम पर्सनल लॉस पर। समझा गया? जब इसीलिए तो जब ट्रिपल तलाक हटाने वाला रहा, तो याद करो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की कितनी मीटिंग हो रही थी, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से कितना पूछा जा रहा था, कितनी बातचीत हो रही थी उस समय। ये मुस्लिम पर्सनल बोर्ड बहुत न्यूज में था। समझा गया? क्यों? जो भाई ये पर्सनल लॉ को जो गवर्न करते हैं ना, तो इसलिए रिलीजियस अथॉरिटी वो डिटरमाइन कर देते हैं उनको। क्लियर है ना क्या बोल रहा हूं मैं? मुस्लिम पर्सनल लॉ कैसे काम करते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखो। अब हिंदू मुस्लिम्स का देख लिया, इसके अलावा क्रिश्चियन एंड जूइस के लिए भी पर्सनल लॉज हैं। समझ में? अपार्ट फ्रॉम इट, क्रिश्चियन एंड जूस आर ऑल्सो गवर्न बाई पर्सनल लॉस। समझ में क्या? बोलो क्लियर है? आगे बढ़े। अब आपको देखना है इसमें, अब आपको देखना है कि भाई एडवांटेजेस क्या है, अब क्यों लाना चाहिए, क्या डिसएडवांटेज है। ठीक है ना, ये समझना है। अब आपको ये मीनिंग तो समझ लिया, अब आपको ये थोड़ा सा, सिर्फ एक ही है डीपीएसपी में जिसमें मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड बस। ठीक है, बस इसीलिए इसको डिटेल में कर रहा हूँ। ठीक, अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपने मीनिंग समझ लिया। अब थोड़ा सा ये समझते हैं कि भाई क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए और क्यों नहीं चाहिए, क्यों नहीं लाना चाहिए, तो उसके पीछे का और क्या चैलेंजेस है इंडिया में, ये समझना है आपको। ठीक, अब मैं आपको बता रहा हूँ नीड फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों जरूरत है। सबसे पहला तो देखो, जो सबसे पहला क्या बोल रहा हूं मैं, जो पर्सनल लॉज होते हैं ना, पर्सनल लॉज क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, प्रमोट्स कम्युनलिज्म। इंडिया में कम्युनलिज्म को फैलाने का काम करते हैं। ठीक है ना, उसके कारण कम्युनलिज्म फैलता है। ठीक, क्लियर? कम्युनलिज्म फैलता है किसके कारण? मुस्लिम पर्सनल लॉस के कारण। हाँ, एक चीज और समझ में आई आपको ना अभी तक? यहाँ पे देखो एक बात, यहाँ पर मैंने बोला कि मुस्लिम पर्सनल लॉस के हिसाब से गवर्न होते हैं,
हिंदू के हिंदू कोड बिल के अनुसार गवर्न होते हैं। तभी देखो मुस्लिम्स में 4 मैरिज अलाउड है, क्योंकि यहाँ पर अलाउड मुस्लिम पर्सनल लॉ में अलाउड है, तो इसलिए वो 4 मैरिज कर सकते हैं। समझा क्या? प्लस इनके यहाँ जो भी ट्रांसफर ऑफ राइट्स होते हैं, इनहेरिटेंस राइट्स अलग हैं हमारे यहाँ हिंदुइज्म के अकॉर्डिंग, फिर हमारे यहाँ क्रिश्चियंस के अकॉर्डिंग, हमारे यहाँ सिख के अकॉर्डिंग, मतलब सब में देखो इनहेरिटेंस से रिलेटेड लॉ अलग है। समझ में आ रहा है ना? मैरिज से रिलेटेड लॉ अलग है, ये सब याद रखना, ठीक है ना? तो इसीलिए यहाँ पर 4 अलाउ है, हमारे यहाँ अलाउ नहीं है। क्यों? समझ में आ रहा है ना? क्योंकि पर्सनल लॉ अलाउ करता है, इसलिए वो अलाउड है। वापस से आते हैं, देखो ये पर्सनल लॉ क्या है? कम्युनलिज्म को प्रमोट करते हैं, इसके कारण डिस्क्रिमिनेशन होता है। डिस्क्रिमिनेशन इज बीइंग प्रमोटेड, डिस्क्रिमिनेशन को भी प्रमोट किया जाता है पर्सनल लॉस के अनुसार। जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन आपका 2 वे होता है, 2 साइडेड डिस्क्रिमिनेशन है। पहला तो रिलीजन को लेकर के रिलीजन को लेकर के डिस्क्रिमिनेशन होता है, फिर दूसरा सेक्स को लेकर के डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है ना? मतलब क्या? इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोल रहे हैं हम जेंडर जस्टिस नहीं मिलता है इनको, जेंडर जस्टिस। जैसे कि देखो, जैसे तलाक, मान लो तलाक देना है, तो शायद उसमें औरतों को ये हक नहीं होता है, ठीक है ना? वुमेन्स के पास ये राइट नहीं है कि वो 3 बार बोल करके तलाक कर दें, समझा क्या? उनके पास ये राइट नहीं, ठीक है ना? हमारे यहाँ भी देखो वुमेन्स को बहुत सारे, हिंदुइज्म में भी क्या है, हिंदुइज्म में भी बहुत सारे राइट्स होते हैं जो कि डिनाई कर दिए जाते हैं। राइट्स आर डिनाइड टू वुमेन, समझा क्या? उनको भी बहुत सारे राइट्स डिनाई करके रखते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब जेंडर इनइक्वालिटी कर रहे हो ना आप, जेंडर जस्टिस नहीं हो रहा उनके साथ। तो अगर यूनिफॉर्म सिविल लॉ आएगा तो हम उसके साथ साथ क्या इंश्योर कर सकते हैं? एक जेंडर जस्टिस को प्रमोट कर सकते हैं, जेंडर जस्टिस को स्टैब्लिश कर सकते हैं। समझ में आ रहा ना? मतलब क्या कर रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड? क्या करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड? प्रमोट करता है किसको? फिर ये प्रमोट करता है इक्वालिटी को, ये प्रमोट करता है जस्टिस को, है ना? इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। अगर उसमें रिलीजन के आधार पर तो हम देखते ही नहीं है ना यूनिफॉर्म, उसके लिए तो सब समान है। तो इसीलिए पर्सनल लॉ में क्या होता है? रिलीजन को आधार बना के गवर्न किया जाता है, तो वहां पर डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, ठीक है ना? इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, क्लियर है ना? तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड करता है। तो मतलब ये इक्वालिटी और जस्टिस काहे काहे में आएगी? ये जस्टिस दिया जाएगा किसको? फॉर वुमेन। किन किन मैटर्स पर? ये लिख देता हूं मैं मैटर्स। अब कौन कौन से मैटर पर इनको अधिकार मिल जाएगा? तो अगर हम बात करें भाई, सबसे पहला मैरिज राइट, इनके मैरिज राइट, मैरिज में जो राइट्स होते हैं वो भी इनको मिलेंगे। उससे बाद डिवोर्स वाले राइट भी इनको हक होगा। डिवोर्स के अलावा मेंटेनेंस इनको मिलना चाहिए। जैसे कि अभी मुस्लिम्स में क्या होता है कि भाई मेंटेनेंस वगैरह का, जो शाहबानो केस में अभी देखेंगे हम क्या किया था। शाहबानो केस में मेंटेनेंस देने को मना कर दिया था, ठीक है ना? कि भाई डिवोर्स देने, 3 ट्रिपल तलाक बोलने के बाद अब वो वुमेन तो अकेली हो गई, उसको तो आपको मेंटेनेंस देना चाहिए, बट ये इसमें अलाउ नहीं था। मतलब पर्सनल लॉ ये बोलता नहीं, एडवोकेट नहीं करता कि आपको कोई मेंटेनेंस देना है। सुप्रीम कोर्ट ने यही चीज बोल दी थी कि भाई मेंटेनेंस देना पड़ेगा उसको, बट उसने मना कर दिया। तो फिर ये पूरा मामला हो गया था। क्या है ये पूरा डिटेल में थोड़ी 5-10 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा पेशेंस रखो। मेंटेनेंस रिलेटेड उनके पास अधिकार आ जाएंगे। कस्टडी रिलेटेड अधिकार हो जाता है। कस्टडी को लेकर के कभी मान लो बच्चा कहाँ रहेगा, माँ के पास रहेगा कि पिता के पास रहेगा, तो फिर उस हिसाब से वो इंटरप्रेट करते हैं। तो ये सारे राइट्स दोनों को बराबर मिल जाएंगे इस केस में, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा तो। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, कस्टडी के अलावा कस्टडी का आएगा ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है ना? नेक्स्ट एडॉप्शन रिलेटेड राइट जो होते हैं वो भी उनको मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो भी इनहेरिटेंस मतलब अभी क्या होता है कि भाई सन को ट्रांसफर होती है ना प्रॉपर्टी, जैसे हमारे यहाँ, उसमें वुमेन्स को ज्यादा वो नहीं दिया जाता, पेट्रियार्कियल नेचर है इसलिए। तो यहाँ पर इनहेरिटेंस से रिलेटेड अब तो वैसे हिंदुइज्म में कर दिया है, बट बहुत से रिलीजन में ये इनहेरिटेंस राइट नहीं है, समझा क्या? हमारे यहाँ तो इक्वल राइट्स हैं हिंदुइज्म में, बट इनहेरिटेंस राइट सब रिलीजन में ऐसा नहीं कि सबको इनहेरिटेंस राइट मिल जाते हैं। तो वो सब भी इंश्योर कर सकेंगे हम अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आए तो भाई इनहेरिटेंस राइट भी। इन सारे मैटर्स पे, ये जो भी बताया मैंने, ये सारे मैटर्स पर देखो क्या आ रहा है, इक्वालिटी आएगी। इक्वालिटी के साथ साथ हम क्या इंश्योर करेंगे? जेंडर जस्टिस,
जेंडर जस्टिस विल बी एंश्योर्ड। ठीक, तो पहला पॉइंट समझ में आ गया, जेंडर जस्टिस होगा। दूसरा पॉइंट क्या बोल दिया भाई, पहला देखो यहाँ पर जेंडर जस्टिस की बात कर रहे थे अपन, हाँ जेंडर जस्टिस आएगा अगर ये लेके आएंगे। दूसरा इक्वालिटी प्रमोट होगी, इक्वालिटी आएगी। तीसरा क्या बोल रहा हूं भाई, इससे क्या होता है, नेशनल इंटीग्रेशन बनता है, नेशनल इंटीग्रेशन। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो कम्युनलिज्म वगैरह खत्म होगा, तो उससे फ्रेटर्निटी बढ़ेगी, फ्रेटर्निटी बढ़ेगी तो नेशनल इंटीग्रेशन बढ़ेगा। तो मतलब क्या होगा, बॉन्डिंग बढ़ेगी लोगों में, बॉन्डिंग इंक्रीज होगी बिटवीन दी रिलीजन्स, क्योंकि अब सेम लॉ सब पर एप्लीकेबल होंगे, इक्वालिटी आ जाएगी, तो फिर कोई ऊंच नीच नहीं होगी किसी चीज को लेकर के, है ना। हार्मनी बनेगी, हार्मनी इंक्रीज होगी बिटवीन दी रिलीजन्स। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, फ्रेटर्निटी प्रमोट होगी, फ्रेटर्निटी प्रमोट होगी। ये सब के कारण क्या होता है, ये सब के कारण सोशल कोहेजन बनेगा, मतलब समाज में एकता बढ़ेगी, समाज में बॉन्डिंग बढ़ेगी, सोशल कोहेजन बढ़ेगा। इसके कारण क्या आएगा, नेशनल इंटीग्रेशन आएगा कि नहीं आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा। समझा क्या? नेक्स्ट क्यों जरूरी है, नेक्स्ट ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यूथ, आजकल के यूथ जो है वो कैसे हो रहे हैं, एडवांस हो रहे हैं, एडवांस हो रहे हैं, प्रोग्रेसिव हो रहे हैं, प्रोग्रेसिव हो रहे हैं। समझा क्या? और उनका वो राइट बेस्ड अप्रोच पर चल रहे हैं, राइट बेस्ड अप्रोच, मतलब उनको पता है कि हमारा क्या अप्रोच है, ठीक है ना, उस अनुसार वो चलने की राह में है, वो लिबरल हो रहे हैं, वो लिबरल माइंडसेट के हैं, ठीक है ना, वो लिबरल, इधर पे लिख देता हूं, माइंडसेट के हैं। तो भाई इसके कारण हो क्या रहा है, इनके कारण यूथ खुद ही यही चाहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, मतलब एस्पिरेशंस ऑफ यंग पॉपुलेशन, यंग पॉपुलेशन खुद ही ये चाहती है कि भाई क्या हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा चल रहा है, मतलब देश में ऐसा माहौल ही बन रहा है यूथ के लिए। तो हम ये सब कर रहे हैं अपने देश की जनता के लिए, जनता में खुद, अब जनता में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इस समय कहा है कि यूथ्स की हो रही है, यूथ्स में धीरे धीरे ये चेतना आ रही है कि भाई हाँ ऐसा राइट होना चाहिए, इक्वालिटी पर, ये सब इक्वालिटी पर फोकस करते हैं। समझा क्या? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट होते हैं, ये सब आजकल का एजुकेशन सिस्टम यही सब सिखाता है। और जेंडर्स, जो जेंडर बोल रहा हूँ, जो भी यूथ है वो ये सब चीज सीखते हैं, वो खुद यही एस्पायर कर रहे हैं ना कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसी चीज हो। तो इसलिए भी क्या होता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना जरूरी हो जाता है। समझा क्या? यूथ यूथ वाला क्लियर है, ये वाला बोलो, समझ में आ गया? यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में ये बोल सकता हूं कि अगर हम ये चीज ले आएंगे तो हम बाईपास कर देंगे जो एग्जिस्टिंग पर्सनल लॉ में जो गड़बड़ियां हैं उनको, है ना। बाई यूनिफॉर्म सिविल कोड वी विल बाईपास the existing reforms needed in पर्सनल लॉ, है ना। जो भी पर्सनल लॉ में गड़बड़ियां हैं, जो भी रिफॉर्म करने की जरूरत है, उनको हम बाईपास कर देंगे, वो सब लाने का जरूरत नहीं पड़ेगा हमको। क्लियर? ठीक, बोलो समझ में आ गया यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं मैं, कितना टाइम है अपने पास, 4 मिनट है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्या बता दूं, यहां पे ध्यान देना। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा हूं मैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रैक्टिसेस हैं जो कि फंडामेंटल राइट से कन्फ्लिक्ट करते हैं। तो भाई अब हमको फंडामेंटल राइट्स भी तो इंश्योर करके चलना है ना, है ना। हमको फंडामेंटल राइट इंश्योर करके चलना है कि नहीं चलना है, कि भाई जो फंडामेंटल राइट्स हमारे सिटीजन्स को दिए हैं वो भी तो उनको मिलना चाहिए। समझेगा मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिसेस हैं, मैनी प्रैक्टिसेस विच इज गवर्नड बाई religious traditions are in conflict with fundamental rights guaranteed in कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए,
बट ये पर्सनल लॉस के कारण क्या होता है, वो ऐसी प्रैक्टिस को प्रमोट करते हैं, ऐसे कस्टम्स को, ऐसे ट्रेडिशंस को प्रमोट करते हैं जिससे क्या होता है, वुमेन्स के फंडामेंटल राइट का कन्फ्लिक्ट होता है। जैसे कि अभी मैंने बताया, वुमेन्स को टेम्पल में एंट्री नहीं मिलना, समझा रहे, वुमेन्स को वुमेन्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन करना, वुमेन्स को 3 तलाक का अधिकार ना देना, ट्रिपल तलाक इंस्टेंट वाला जो होता है, जो कि अलाउड भी नहीं था, तो उसको भी वो कैरी आउट कर रहे थे। तो ये सब क्या है, ये प्रैक्टिसेस अगेंस्ट है ना फंडामेंटल राइट जो दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके अगेंस्ट है। इसलिए अभी हमको लाने का जरूरत है क्या, यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्लियर है ये बात? बोलो, समझ में आ गया? अब बताओ, हम काहे की बात करते हैं? हम एक सेकुलर रिपब्लिक का कल्पना करते हैं ना, है ना? हम एक क्या बनाना चाहते हैं, सेकुलर रिपब्लिक हो हमारा देश। अब सेकुलर रिपब्लिक के लिए हम हमको किस तरीके के लॉ की जरूरत होती है? कोई भी सेकुलर रिपब्लिक देश होता है, उसके लिए नीड होता है कॉमन लॉ का। कॉमन लॉ, समझा क्या? फॉर ऑल इट्स सिटीजन, समझा क्या? मतलब डिफरेंशिएटेड लॉ चाहिए कि अनडिफरेंशिएटेड लॉ चाहिए? मतलब क्या होता है, अनडिफरेंशिएटेड लॉ चाहिए। लॉ इज रिक्वायर्ड काहे के लिए? फॉर सेकुलर रिपब्लिक। और इंडिया में एट प्रेजेंट क्या है? इंडिया एट प्रेजेंट हैज डिफरेंशिएटेड लॉ, है ना? बहुत सारे डिफरेंशिएटेड लॉ है, डिफरेंशिएटेड लॉ है, अलग अलग लॉ गवर्न करते हैं, अलग अलग लॉ गवर्न कर रहे हैं, और हम एक सेकुलर रिपब्लिक की कल्पना करते हैं। सेकुलर रिपब्लिक में तो भाई सबको लिए कॉमन लॉ होना चाहिए ना, तो हमारा कॉमन लॉ मतलब अनडिफरेंशिएटेड लॉ होना चाहिए। हमारे यहाँ कैसा है, डिफरेंशिएटेड लॉ है, मतलब सबके लिए अलग अलग लॉ है, तो फिर वो नेचर हमारा कैसा होता है, डाइल्यूट होता है। इसलिए भी हमको जरूरत है कि हम क्या लेके आए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आए। क्लियर है ये मेरी बात? नेक्स्ट पॉइंट अपना देखेंगे अपन कि भाई अभी इतने सारे पॉइंट देखे कि क्यों होना चाहिए, एक और पॉइंट देखते हैं जो जिससे ये पता चलता है कि फिर यूनिफॉर्म कोड होना चाहिए। ठीक है ना? अब देखते हैं, समझते हैं कि क्यों होना चाहिए। तो देखो, सुप्रीम कोर्ट पहली बार, सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट ने कब बोला था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए? इसने सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट किया था, डायरेक्टेड टू गवर्नमेंट, समझ में क्या? गवर्नमेंट एज वेल एज पार्लियामेंट, दोनों को गवर्न किया था, डायरेक्ट किया था। कब? इन 1985 में। काहे के लिए भी कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, टू फ्रेम यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है ना? कब? इन शाहबानो केस, इन शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था पहली बार, किसको? भाई गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट को, कि भाई आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आइए, क्योंकि मुस्लिम वुमेन्स को जो राइट्स होते हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं, वो प्रॉपरली एड्रेस नहीं हो पा रहे। तो 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्ट किया था ये पार्लियामेंट को, भाई आप ऐसा करो, बट अनलकीली ये नहीं हो पाया था। अब देखते हैं कि इसमें हुआ क्या था शाहबानो केस में। शाहबानो केस में, शाहबानो केस में देखो, शाहबानो केस में ये वुमेन थी, ठीक है ना? ये वुमेन, इसने क्या किया था, क्लेम किया था, क्लेम्ड फॉर मेंटेनेंस के लिए। ठीक है? ठीक है, इसने क्या किया था, क्लेम किया था मेंटेनेंस के लिए। किससे? भाई इसके जो हस्बैंड थे, उन्होंने क्या किया था, इस अपनी पत्नी को तलाक दे दिया था। ठीक है ना? तलाक देने के बाद, अब तलाक देने के बाद भाई, अब मैंने आपको बताया कि भाई ये अनमॉडिफाइड है, इनका जो भी शरीयत लॉ में चलता है, तो मतलब वो ज़्यादा प्रोग्रेसिव नहीं था, उस समय के हिसाब से था, बहुत ओल्ड परसेप्शन के हिसाब से। तो उस समय जब ये वुमेन, ये तो पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो गई थी अपने हस्बैंड पर। अब जब ये हस्बैंड पर डिपेंडेंट हो गई, तो क्या हुआ, इसने भाई अब इसका लाइफ कैसे चलेगी आगे? तो इसने क्लेम किया था मेंटेनेंस के लिए। वैसे हमारे आईपीसी जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, ठीक है ना? ठीक है ना, सीपीसी, इसमें क्या है,
ठीक है ना, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में इसमें है सेक्शन 125, सेक्शन 125 ये डील करता है मेंटेनेंस से, डील्स विथ मेंटेनेंस। जब डिवोर्स हो जाता है तो उसमें मेंटेनेंस देने की बात करता है ये। तो ये वाले सेक्शन के तहत उसने अपील की थी, काहे में, कोर्ट में, समझ में क्या। और कोर्ट ने इस वुमेन के पक्ष में ये डिसीजन दिया था और ऑर्डर किया था उसके हस्बैंड को कि आपको ये क्लेम देना पड़ेगा, ये जो भी मेंटेनेंस है इसका खर्चा है वो आपको ये सब चीजें देनी पड़ेगी। समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं। ये वुमेन, ये था हस्बैंड, हस्बैंड ने उसको तलाक दे दिया, किसको, ये है हस्बैंड, ये है वाइफ, ठीक, ये वाइफ है, वाइफ को तलाक दे दिया। अब इसको जरूरत पड़ रही है, अब ये अकेले हो गई है ना, ये अकेले हो गई तो इसको मेंटेनेंस चाहिए, हाँ मेंटेनेंस चाहिए, इसको मेंटेनेंस चाहिए। तो इसने क्या किया, इसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उसमें इसने जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, क्रिमिनल प्रोसीजर, तो उसके तहत सेक्शन 125 के तहत मेंटेनेंस देने की बात की जाती है। उसका सहारा लेकर के कोर्ट में गया, कोर्ट ने ये मामला देखा, कोर्ट ने डायरेक्ट किया किसको, हस्बैंड को, कि आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, टू गिव मेंटेनेंस। अब जब ये डायरेक्शन दे दिया तो पूरे देश में माहौल बन गया, पूरे देश में प्रोटेस्ट होने लगा। प्रोटेस्ट क्या होने लगा कि भाई अभी हमने पढ़ा था कि स्टेट विल नॉट इंटरफेयर इन रिलीजियस मैटर्स, बट यहाँ पर तो स्टेट इंटरफेयर कर दी और ये शरीयत लॉ के अगेंस्ट है ना, तो इसको अगेंस्ट दी शरीयत लॉ ऐसा बोल करके प्रोटेस्ट होने लगा, अगेंस्ट दी शरीयत लॉ प्लस अगेंस्ट दी मुस्लिम पर्सनल लॉ, मुस्लिम जो पर्सनल लॉज हैं, पर्सनल लॉज हैं उनके अगेंस्ट है ये सब चीजें, पूरे देश में ये प्रोटेस्ट होने लगा। तो अब राजीव गांधी गवर्नमेंट थी तो वो इतने लोगों का प्रोटेस्ट देखती है तो भाई ये तो प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट होने लगेगा, कल को वोट वगैरह नहीं मिलेगा। तो फिर क्या किया राजीव गांधी गवर्नमेंट ने, तो राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या किया, कि जो भी जजमेंट था इस जजमेंट को पलट दिया, जजमेंट को ओवरटर्न कर दिया। ओवरटर्न कैसे करते हैं, ओवरटर्न हम ऐसे करते हैं ना भाई, एक लॉ पास करके, भाई पासिंग दी लॉ, आप एक लॉ पास कर दो। तो उन्होंने एक लॉ पास कर दिया जिसको बोलने लगे हैं, उसको बोलने लगे मुस्लिम वुमेन, मुस्लिम वुमेन राइट टू प्रोटेक्शन ऑन डिवोर्स ब्रैकेट क्लोज एक्ट 1986। इसने क्या किया, इस एक्ट ने जो भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था मेंटेनेंस के लिए अंडर सेक्शन 125 उसको कैंसिल कर दिया, है ना, curtailed the right of women for maintenance under section 125 of कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक। इसके तहत जो भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि मेंटेनेंस आपको देना पड़ेगा उसको ओवरटर्न कर दिया, मतलब अब वो 125 के तहत मेंटेनेंस देने का जरूरत नहीं है, समझना क्या। तो ऐसा बोल दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी बोला था उसको पलट दिया गया इसके तहत। तो अभी क्या प्रेजेंट सिचुएशन वही आ गई जो पहले थी, समझना क्या ये बात, ये किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने एटलीस्ट एक गेट तो खोला था कि भाई आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ प्रोग्रेस करना चाहिए। तो यहाँ से हमको समझ में आता है कि वुमेन की राइट्स को देने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, इसीलिए हम बोले थे कि जेंडर जस्टिस इस्टेब्लिश करने के लिए सिविल कोड होना चाहिए। उसके अलावा देखो अभी सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली क्या किया है, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया ना, डिक्लेयर्ड प्रैक्टिस ऑफ ट्रिपल तलाक, ट्रिपल तलाक, वो भी कौन सा वाला, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जो एक बार में बोलते थे, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, इसको क्या कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो भाई इन सब से ये 2-3 पॉइंट देख करके तो हमें यही समझ में आ रहा है, और कि भाई कोर्ट खुद ही ये चाहती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आए, तो इसलिए अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। मतलब इसके अलावा भी मैनी अ टाइम्स कोर्ट्स हैव आल्सो सेड,
in their judgment that government, parliament should move towards यूनिफॉर्म सिविल कोड। समझ में क्या है ना, जैसे कि अभी देखा था ना, इंक्लूडिंग शाहबानो केस अभी देखा था ना, शाहबानो केस में भी बोला था। तो भाई कोर्ट भी तो यही चाह रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आए, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का जरूरत है। समझ में क्या। अब देखते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं लाना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट। देखते हैं वाई नो। अभी यह समझ लिया, आप समझते हैं कि भाई क्यों नो क्यों एडवोकेट किया जाता है कि नहीं लाना चाहिए ये यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब देखो यहाँ पे समझना क्या बोल रहा हूँ मैं। ठीक, पहला पॉइंट क्या बोल रहा हूँ मैं, भाई इंडिया कैसा देश है। इंडिया एक बहुत ज़्यादा डाइवर्स देश है ना। इंडिया बहुत ज़्यादा डाइवर्स देश है। इसके साथ साथ हमारा इंडिया जाना ही इसीलिए जाता है कि भाई हर एक रीजन में डाइवर्सिटी हो, है ना, जिसको हम बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी होने के बाद भी हमारे देश में यूनिटी है, ये हमारे देश की खास बात है। लेकिन अगर हम इसको हम क्या करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, यूनिफॉर्मिटी लेके आ रहे हैं। यूनिफॉर्मिटी इन डाइवर्सिटी अगर होगी, अगर हम यूनिफॉर्मिटी लेके आ जाएंगे काहे में, डाइवर्सिटी में, सब जितना भी डाइवर्स सोसाइटी हमारी, उसमें अगर हम यूनिफॉर्मिटी ले जाएंगे तो ये अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ इंडियन वैल्यूज, इंडियन वैल्यूज के अगेंस्ट है ये। समझा गया, इसलिए एडवोकेट किया जाता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि भाई इसको ऐसा समझा जाता है कि ये जो अगर हम ये इम्प्लीमेंट करेंगे ना यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो ये मेजर जो कल्चर है, मेजॉरिटी कल्चर है, हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं किस पर, हम उस पर इम्प्लीमेंट कर देते हैं काहे पर, माइनॉरिटी पर इम्प्लीमेंट, या फिर जिसको बोलते हैं एनक्रोचमेंट माना जाता है उसको, एनक्रोचमेंट ऑन माइनॉरिटी कल्चर। तो इसलिए भी मना किया जाता है कि नहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होना चाहिए। समझा क्या, क्योंकि भाई ये जो मेजॉरिटी कल्चर का उसको आप थोप दे रहे हो माइनॉरिटी पे। यूनिफॉर्म सिविल कोड में आप यूनिफॉर्मिटी लाओगे ना, क्या आप कभी ऐसा सुने हो कि जो ट्राइबल का कल्चर आप पूरे में थोपोगे, क्या नहीं थोपेंगे। क्यों, क्योंकि भाई वो माइनॉरिटी में, इसलिए हम काहे का कल्चर किस पर थोपेंगे, जो मेजॉरिटी लोग जो करते हैं उसको थोपेंगे, क्योंकि माइनॉरिटी का कम वोट बैंक है, तो उसको थोपोगे तो आप प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन इतने आपके पास वोट बैंक ज्यादा है, उन्हीं का चीज को आप इंप्लीमेंट कराओगे तो आपको कम प्रोटेस्ट फेस करना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे भी थोड़ा सा कैच रहता है। क्लियर, नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट बोल रहा हूँ मैं, भाई ये अगेंस्ट है रिलीजियस फ्रीडम के। समझा क्या, यूनिफॉर्म सिविल कोड इसको माना जाता है अगेंस्ट है रिलीजियस फ्रीडम के। रिलीजियस फ्रीडम भाई अलग अलग, अब मेरा रिलीजियस मेरे को इस तरीके से शादी करने को बोलता है, सामने वाले का रिलीजियस उसको उस तरीके से शादी करने को बोलता है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो सबको मान लो कि एक ही तरीके से शादी करके आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा। तो भाई ये तो अगेंस्ट हो गया ना हमारे रिलीजियस फ्रीडम प्लस रिलीजियस प्रैक्टिस के अगेंस्ट हो गया ये, रिलीजियस प्रैक्टिसेस है ना, रिलीजियस फ्रीडम एज वेल एज रिलीजियस प्रैक्टिस के अगेंस्ट होता है। समझना क्या। नेक्स्ट क्यों बोला जाता है कि नहीं आना चाहिए, क्योंकि भाई यूसीसी का अगर हम इंप्लीमेंट करते हैं तो भाई ये होगा ना, ये है स्टेट का इंटरफेरेंस बढ़ रहा है ना, इंटरफेरेंस इंक्रीज हो रहा काहे पर, इन पर्सनल मैटर्स पर उसका इंटरफेरेंस इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट इसलिए भी माना जाता है कि भाई ये जो रिलीजियस कल्चरल प्रैक्टिस है,
कल्चरल प्रैक्टिस है, ये क्या होते हैं? वेरी सेंसिटिव मैटर है, दे आर वेरी सेंसिटिव मैटर्स। इसके कारण याद करो 1857 का रिवोल्ट तक हो गया था, ठीक है ना, अंग्रेजों के समय में। इतना सेंसिटिव मैटर है, सेंसिटिव मैटर है। तो भाई इसके कारण क्या होता है? लार्ज स्केल प्रोटेस्ट फेस करना पड़ता है, लार्ज स्केल प्रोटेस्ट फेस करना पड़ सकता है। हो सकता है राइट्स हो जाएं, समझ में क्या, समझ में क्या, इंस्टेबिलिटी आ जाए, इसलिए भी मना किया जाता है कि भाई इस पे छेड़खानी नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट में आप ये भी बोल सकते हो कि इंडियन सोसाइटी अभी प्रिपेयर भी नहीं है, इंडियन सोसाइटी इज नॉट येट प्रिपेयर्ड। अभी ये इंडियन सोसाइटी प्रिपेयर्ड ही नहीं है, प्रिपेयर्ड नहीं है तो फिर आप कैसे ये सब चीज़ें कर सकते हो, ठीक है ना। प्रिपेयर्ड नहीं है तो आप जब एक बार अभी हमारी सोसाइटी उस स्टेज में आ जाए फिर आप थोड़ा थोड़ा करके सोच भी सकते हो, बट अभी क्या है, प्रिपेयर्ड ही नहीं। समझ में आ गया? तो ये कुछ मैटर्स हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर हम ये बोल सकते हैं कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। वही एक चीज़ और समझ लेते हैं कि भाई चलो मान लो लाया भी गया तो क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो अब ये पॉइंट देख लेते हैं कि चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं वे फॉरवर्ड क्या होता है। अभी एक चीज़ समझो, अभी तक हमने क्या समझा, मेरिट्स क्या होते हैं, मेरिट्स ऑफ यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड का मेरिट क्या है भाई। तो मेरिट अगर पूछेगा आपसे कि क्या क्या मेरिट है यूनिफॉर्म सिविल कोड के, मतलब अच्छे अच्छे पॉइंट बता दो, तो आप बोल सकते हो कि नेशनल इंटीग्रेशन आएगा इससे, नेशनल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉ, जो इतने सारे कॉम्प्लेक्स लॉज हैं अलग अलग सब एक में हो जाएंगे, सिंप्लीफाई हो जाएंगे, सिंप्लीफिकेशन ऑफ सिविल लॉज। नेक्स्ट मैं ये बोल सकता हूँ जो लीगल सिस्टम है वो भी इजी हो जाएगा, वो भी सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो हम ये भी बोल सकते हैं सिंप्लीफिकेशन एंड ईज ऑफ इंडियन लीगल सिस्टम, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? हाँ भाई सब कुछ हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ मैं, नेक्स्ट बोल रहा हूँ मैं कि भाई इसके कारण क्या होता है, एक सेकुलर सोसाइटी स्टैब्लिश कर पाएंगे, स्टैब्लिशिंग अ सेकुलर सोसाइटी, है ना। इससे क्या होगा, एक सेकुलर सोसाइटी बनेगी हमारे देश में। नेक्स्ट इससे हम क्या कर सकते हैं, अभी पढ़ा जेंडर जस्टिस, जेंडर जस्टिस इंश्योर कर देंगे। तो ये कुछ मेरिट्स हो गए यूनिफॉर्म सिविल कोड के, ये सब पॉइंट को रट्टा मार लो आप, ठीक है ना। ये सब वैसे भी इतना न्यूज में रहता है कि आपको वहां पर टाइम नहीं रहेगा आंसर में कि भाई याद करो कुछ भी चीज, तो ये सब आपको टिप्स पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट बढ़े, बोलो क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं काय पे, चैलेंजेस। चैलेंजेस क्या क्या है, ठीक है ना, चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, या फिर सिंपली इम्प्लीमेंटिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या चैलेंजेस। तो सबसे पहला देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस क्या क्या है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस क्या है। देखो कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस ऐसा है कि एक तरफ तो आर्टिकल आपने 25 दे दिया है और एक तरफ आपने आर्टिकल 26 दे दिया है, ठीक। इन दोनों में कन्फ्लिक्ट कैसा होता है, देखो 25 में आपको पर्सनल, आपका पर्सनल राइट है, इंडिविजुअल राइट है, इंडिविजुअल राइट है, और यहाँ पर ग्रुप राइट है। ग्रुप राइट मतलब ये किसको दिए जाते हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को, कि वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को काहे के लिए, ताकि वो अपना अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं, टू मैनेज देयर ओन अफेयर्स। अब एक तरफ तो आपने दे दिया कि आप अपना अफेयर्स को मैनेज करो, और दूसरी तरफ आपने इंडिविजुअल राइट्स दे दिया है,
जैसे कि राइट टू इक्वालिटी, जिसमें आर्टिकल 15 भी, इसमें क्या है देखो, इसमें 15 में 25 में बोलता क्या है पहले ये समझ लो। ये इंडिविजुअल राइट है कि आपको फ्रीडम है ऑफ प्रोफेस प्रैक्टिस, समझा क्या, द रिलीजन ऑफ देयर ओन चॉइस, द रिलीजन ऑफ देयर ओन चॉइस, समझा कि भाई आपको जैसा रिलीजन आपको करना है, प्रोफेस करना है, प्रैक्टिस करना है। जैसे कि मान लो कि भाई मेरे को टोपी लगा के चलने का है, मैं दिखा सकता हूँ, मैं गेरुआ रंग का वस्त्र पहन के कहीं भी जा सकता हूँ, समझ में, कि टीका लगा सकता हूँ, पगड़ी बांध सकता हूँ, ठीक है ना। ये सब रिलीजियस फ्रीडम्स हैं, आपको दी गई है, आपको जैसा अच्छा लगता है आप वैसा करिए, आपको जिसको मानना है, जिस रिलीजन को मानना है उसको मानो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। बट यहाँ पर अब जैसे कि यहाँ पर मेरे को सब कुछ दे दिया है कि भाई मैं मेरे अधिकार दे दिए गए, वहीं पर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को, जैसे आर्य समाज हो गई, समझा ना, जैसे कि मुस्लिम से मदरसा को मैनेज करते हैं ये लोग, ठीक है। मुस्लिम पर्सनल लॉ इंस्टीट्यूशंस जो होती हैं वो क्या हो गए, ग्रुप हो गए। ये सब ग्रुप अपने जो मैटर्स होते हैं उनको मैनेज करते हैं अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से। तो इनके बीच में क्या होता है, कन्फ्लिक्ट होता है, समझा कि जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को आपने राइट दिया था कि वो अपने मैनेज कर सकते हैं अपने अफेयर्स को। तो एग्जांपल लेते हैं, एक तरफ लेते हैं जैसे कि टेम्पल एंट्री। कई पुरोहित, कई पंडितों को ऐसा लगता है कि भाई जो वहाँ के जो पूजा पाठ कराते हैं उनको ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पर वुमेन्स का टेम्पल मतलब इस टेम्पल में एंट्री नहीं होना चाहिए। ऐसे हाजी अली दरगाह का जो भी ट्रस्ट था उसको ऐसा लगा कि भाई जो उसको चलाते हैं उसको लगता है कि वुमेन्स का यहाँ पर एंट्री नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने ये इनका, आपने इनको ही तो अधिकार दिया था मैनेज करने का, तो वो उस हिसाब से मैनेज कर रहे थे। उन्होंने क्या कर दिया, बैन लगा दिया, बैन मतलब मना कर दिया, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि भाई आपकी एंट्री नहीं हो सकती। वहीं पर आर्टिकल 25 में आपको बोला है कि मेरे को भाई उस व्यक्ति की जाकर के पूजा करने का पूरा अधिकार है और मैं उस मंदिर में ही जाकर के उसकी पूजा करूंगी। तो फिर इस केस में क्या हो गया, दोनों का कन्फ्लिक्ट हो गया। तो भाई इस चीज को अब कैसे हैंडल करेंगे हम, समझा कि एक तरफ तो हमने ये दे दिया है, समझा क्या। अब जब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई करेंगे तो ये सब चीजों, यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर अभी मैंने बोला। तो भाई यहाँ पर अब मुस्लिम पर्सनल लॉ है जो, वो तो ये बोलता है ना कि भाई हम अपने हिसाब से मैनेज करेंगे, ये ट्रिपल तलाक होना चाहिए कि नहीं, मैरिज का इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी कैसा होना चाहिए, ये अपने हिसाब से तैयार करेंगे। लेकिन जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो उस केस में क्या होगा, सब पे इक्वल वही लॉ एप्लीकेबल होगा। तो फिर ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को आपने ये अधिकार दिया ही क्यों था 26 के तहत, है ना। तो ये इससे कन्फ्लिक्ट होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, समझा क्या ना। तो भाई ये याद रखना, थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस यही है, ठीक है ना। इसके अलावा ये जो आर्टिकल है जैसे 25, 26, ये कन्फ्लिक्ट होते हैं, कन्फ्लिक्ट्स विथ आर्टिकल 14 एंड 15, आर्टिकल 14 एंड 15 समझा के, जो राइट टू इक्वालिटी वगैरह से बात करता है ना, उनसे कन्फ्लिक्ट करता है। कैसे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ना कि भाई आप तो यहाँ पर देखो ये क्या बोलता है, राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी की बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पर 26 में मैंने आपको बताया कि भाई इसमें टेम्पल एंट्री वाला एग्जांपल लो, टेम्पल एंट्री, इसमें ये वुमेन को अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है ना। वुमेन जो 15 से लेकर के जो मतलब उस मेंस्ट्रुएशन एज में रहती है उनको अलाउड नहीं रहता, ठीक है ना। तो भाई वुमेन को यहाँ पर एंट्री नहीं दे रहे हैं, मेन को एंट्री कर रहे हैं, मेन को एंट्री। तो ये इक्वालिटी के अगेंस्ट हो गया ना, इससे कन्फ्लिक्ट हो गया कि नहीं हो गया, हाँ। तो राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट हो गया, समझ में गया, क्लियर है ना। तो ये देखो, ये ऐसे ये पूरे आर्टिकल क्या करते हैं, एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। और ये कॉन्स्टिट्यूशन में हमने सबको बराबर तर्ज पर इनको अधिकार दिया था। लेकिन जब हम इसको इंटरप्रेट करते हैं तो ऐसा अक्सर होता है कि भाई एक राइट दूसरे राइट से कन्फ्लिक्ट कर रहा है, फिर वो ग्रुप से भी कन्फ्लिक्ट कर रहा है, लोगों से भी कन्फ्लिक्ट कर रहा है। तो इस केस में ये पूरा एक कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस है, इसको हम कैसे हैंडल करेंगे। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करने पड़ जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं जो कि इजी नहीं है, आपको भी पता है भाई। इसको अगर अमेंडमेंट करना है तो अंडर आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये याद रखना, ये क्या है, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए इसको, और ये यहाँ पर डिफिकल्ट हो जाता है थोड़ा सा। क्लियर है ये बात, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस हैं, बोलो यहाँ पे क्लियर है तो। ठीक है,
उसके अलावा देखो आर्टिकल 25 भी आपको दिया गया है। आर्टिकल 25 में आपको ये किसको है, इंडिविजुअल राइट है, इंडिविजुअल राइट्स है, ठीक है ना। लेकिन इसको भी बोला है, इस पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, इस पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। किस किस आधार पर, तो पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, मोरालिटी, इनको लेकर के। जैसे कि देखो अब हेल्थ को लेकर के कई लोग ये सब करते हैं, देखो कि भाई कुछ ऐसे रिलीजियस प्रैक्टिस परफॉर्म करते हैं जो कि आपकी हेल्थ के अगेंस्ट होता है। जैसे जैनों में क्या होता है, संथारा प्रैक्टिस होती है, तो उसको उसको हाई कोर्ट ने बैन लगा दिया था, समझ में, राजस्थान हाई कोर्ट ने संथारा प्रैक्टिस को बैन लगा दिया था। जैसे कि वहां पे इलाहाबाद में एक कुछ वो पंडा लोग होते थे, वो क्या करते थे, स्कल, जो स्कल होता है ना, खोपड़ी होता है, उसको लेकर के रिलीजियस प्रैक्टिस करते थे, तो वो भी बैन लगा दिया, क्योंकि भाई उससे आपका हेल्थ इंपैक्ट वगैरह हो सकता है, समझना। जैसे कि अभी कल को ये जो जब ये 9 दुर्गा के समय में ये पियर्सिंग होती है ना, पियर्सिंग होती है, बॉडी पियर्सिंग, और जो जीभ वगैरह काट देते हैं, ये सबको भी ये हेल्थ को इंपैक्ट कर रहा है ना, तो इससे रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, ये ऐसा लिखा है, समझना क्या। अब सोचो कि बहुत सारी रिलीजियस प्रैक्टिस आप भी परफॉर्म करते हो मैरिज के समय में, कई सारे जो रिलीजन्स ले लो आप, कई सारे सेक्ट्स होते हैं, वो शादी के समय में अलग अलग रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, समझ रहे। अब सोचो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, तो भाई ये सब चीजें को आपको हो सकता है कि वो ये सब चीजें बैन लगा दे, समझ रहे। तो भाई ये सब क्या है, आपका प्रैक्टिस के अगेंस्ट चला जाएगा ना, तो इसीलिए बोला जा रहा है इन सबको फिर आपको हटाना है अगर, तो वही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट चाहिए, वो भी अंडर 368 चाहिए, 368। तो ये सब क्या है भाई, एक तरीके का कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज है कि नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल को आप फिर क्या करोगे भाई, ये सब राइट आपने दिया ही क्यों था, सब मैनेज करने का, सुनना क्या। जैसे कि मान लो ये पब्लिक ऑर्डर वाला क्या पॉइंट आ जाता है, जैसे कि आपका अधिकार है कि भाई जवारा निकालना है, नवदुर्गा में जो जवारा निकलती है ना, रैलियां निकलती हैं, अब उसके कारण हो सकता है पब्लिक ऑर्डर दिक्कत में आ जाए, समझे, एक जगह ज्यादा भीड़ हो जाए, मॉब थोड़ा सा गुस्से में आ जाए, कुछ हो जाए, तो वो सब चीजें भी ये मना कर सकते हैं। देखा है ना, कई बार रैलियां वगैरह निकालने को मना कर देते हैं, वो सब क्यों, क्योंकि भाई आपका भले अधिकार है आपको रहने का, बट पब्लिक ऑर्डर भी मेंटेन करने के लिए स्टेट ये सब चीजें मना कर सकती है। तो ये सब एक तो अधिकार दे दिया है हम लोगों ने, और फिर उसके बाद अगर ये सब को हटाना पड़ेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड से, अगर मान लो इम्प्लीमेंट करने में ये सब एज अ बैरियर एक्ट करेंगे, तो फिर इन सब का क्या होगा, समझ में गया। तो इन सबको हम कैसे हैंडल करेंगे, ये एक अलग चैलेंज है हमारे लिए, समझ में गया, क्लियर है कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज क्या है, नेक्स्ट उसी में देखो, लॉ कमीशन ने एक बात बोली थी, लॉ कमीशन ने क्या बोली थी 2018 में, एक बात बोली थी उन्होंने एक बात बोली, क्या बोली कि भाई इंडिया में इन इंडिया ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना, अभी के लिए एक तो जरूरत भी नहीं है, और इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो इसका कोई आउटपुट भी नहीं निकलने वाला, ऐसा बोल रहा था लॉ कमीशन। क्या बोलता है देखना, बोलता है कि भाई इन इंडिया यूनिफॉर्म सिविल कोड इज नीदर नेसेसरी नॉट डिजायरेबल, समझना क्या, एक तो जरूरत भी नहीं है, और अगर आप उसको इंप्लीमेंट करोगे तो उसका कोई खास आउटपुट निकलने वाला भी नहीं, समझना क्या। क्या बोला देखो, इंडिया ने क्या बोला, इसने यहाँ पे मिटा रहा हूं ऊपर, ठीक, ये लॉ कमीशन ने क्या बोला है, देखो एक बात समझो उसकी। लॉ कमीशन ये बोलता है कि भाई इंडिया क्या है, इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मतलब क्या है, प्लूरैलिटी। तो उसने एक स्टेटमेंट यूज किया था कि भाई इंडिया में देखो, इंडिया में सेक्युलरिज्म प्लूरैलिटी को प्रिवेल नहीं कर सकता, समझा क्या बोलता है कि क्या बोलता है, सेक्युलरिज्म कैन नॉट कॉन्ट्राडिक्ट प्लूरैलिटी, समझा क्या, इज प्रिवेलेंट इन कंट्री, समझा क्या। सेक्युलरिज्म को बेस बना करके हम यूनिफॉर्मिटी नहीं ला सकते अपने देश में, समझा क्या, कि भाई सेक्युलरिज्म का बेस बना करके आप यूनिफॉर्मिटी लाओ। तो सेक्युलरिज्म जो कंसेप्ट है वो हमारे देश की जो प्लूरैलिटी है अभी उसको उस पर हावी होने लायक नहीं हो गया है, समझा क्या। मतलब हमको ज्यादा अभी ध्यान किस पर देना चाहिए, प्लूरैलिटी को
कंजर्व करने के लिए, समझा क्या, प्लूरैलिटी को बनाए रखने के लिए। सेकुलरिज्म के नाम पर हम प्लूरैलिटी से टकराहट नहीं ले सकते, समझा क्या। ये नहीं कि सेकुलरिज्म के नाम पर हम जो हमारा आंख मूंद करके हम जो हमारी प्लूरैलिटी है उसको ओवरशैडो कर दें, ऐसा नहीं पॉसिबल है इंडिया में। ये लॉ कमीशन ने 2018 में बोला था, समझा क्या। उसने क्या बोला था फिर, उसने ये बोला था कि भाई जो भी जरूरत है, जो भी रिफॉर्म्स नीडेड है, जो भी जरूरत है वो आप कर दो, कहां पर, पर्सनल लॉज जो है, पर्सनल लॉज है उन्हीं पर रिफॉर्म कर दो, समझा क्या। जैसे ट्रिपल तलाक अभी भी आया है तो इसका वो पर्सनल लॉ में ही उसको अमेंडमेंट कर दो ना, पर्सनल लॉ को ही ऐसा बना दो कि वो सब उससे कंप्लाई करे। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके लिए अलग एक वो कर दो, यही तो बात चल रही थी उस समय कि भाई ये सब रिलीजियस एंगल से, मतलब उन्हीं की तरह से आना चाहिए, उन्हीं की तरफ से, थोपना नहीं चाहिए जबरदस्ती में कोई चीज, ऐसा लॉ कमीशन का कहना था। ठीक है, क्लियर है क्या बोला लॉ कमीशन ने कि भाई यहां पर प्लूरैलिटी जो है वो ओवरकम करती है किसको, हमारे यहाँ जो सेकुलरिज्म है उसको। रियलिटी में अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें, थ्योरेटिकली बात नहीं कर रहे, हम प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं, समझ में आ गई बात। ये कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस हो गए। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्लियर है कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस, ठीक है ना। तो इस चक्कर में भी आप जो बहुत बातें करते हैं कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, तो उसको आप बता सकते हो कि भाई ये चैलेंजेस है तो कैसे आ सकता है ये। अभी वैसे भी हमारा देश प्रिपेयर नहीं है, तो ये कुछ पॉइंट्स, ये जो इसके अपोजिट में बात करते हैं वो लोग ये सारे पॉइंट रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या बात कर रहा हूं मैं, सोशियो पॉलिटिकल चैलेंजेस क्या है। सोशियो पॉलिटिकल चैलेंजेस क्या है, ठीक है ना। अब मैंने क्या बताया कि भाई ये है मेजॉरिटी कल्चर है, मेजॉरिटी कल्चर है, इनको ऐसा लगता है कि भाई हमारे पर ये माइनॉरिटी कल्चर है, ये माइनॉरिटी कल्चर है। ये क्या लगते हैं इनको, क्या है इनका जो ये कल्चर है ये इन पर इम्पोज किया जाता है, ऐसा इनको लगता है। दे फियर, इनको ऐसा लगता है कि मेजॉरिटी कल्चर हम पर क्या कर दिया जाएगा, थोप दिया जाएगा, हमको और इम्पोज कर दिया जाएगा, समझना कि इनको ऐसा लगता है। तो भाई और इंडिया में आपको पता है कि भाई हर एक एवरी सेक्शन को हमको प्रिजर्व करके रखना इन कॉन्स्टिट्यूशन, एवरी सेक्शन of the society has right to preserve their own culture, ठीक है ना। और ये एक तरीके का भाई फंडामेंटल राइट्स है। तो भाई हम देखो ये कैसे इसको लागू करवा सकते हैं, समझ में आ गया। तो ये भी तो एक बड़ा चैलेंज हो जाएगा ना, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं मैं, हमारे यहाँ क्या है, इंडिया में अभी बताया मैंने आपको कल्चरल डाइवर्सिटी है, इंडिया हैज वास्ट कल्चरल डाइवर्सिटी, ठीक है ना। अब इतनी डाइवर्सिटी में अगर हम यूनिफॉर्मिटी लाएंगे तो ये आसान बात होगी, ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है ना। ब्रिंगिंग यूनिफॉर्मिटी इज अ बिग चैलेंज, समझा कि कोई छोटी मोटी बात नहीं है, थ्योरेटिकली बस बात करते हैं हम, प्रैक्टिकली अगर सोच के देखो तो भाई क्या होगा। नेक्स्ट चलो, अगर हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड ला भी दिया तो इंडियन की सोसाइटी कैसी है, इंडियन सोसाइटी कैसी है, पैट्रियार्कल माइंडसेट की है, माइंडसेट की है। अब यहां पे देखो पैट्रियार्कल माइंडसेट की है, मतलब इंडिया में हर कुछ मेल डोमिनेटेड है, मेल डोमिनेटेड चलता है। अगर हम बात करते हैं जेंडर जस्टिस की, ये सब की, तो एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लिया था, उन्होंने बोला था कि भाई जो हिंदू कोड बिल है, हिंदू कोड बिल के तहत हमने क्या किया था, लैंड इनहेरिटेंस किया था, लैंड इनहेरिटेंस। और मुस्लिम पर्सनल लॉज में भी कई जगह मान लो कि अगर लैंड इनहेरिटेंस का जिसको जिसको दिया गया है, जिसको जिसको मान लो लैंड इनहेरिटेंस की बात किया गया था कि भाई हाँ हम ऐसा ऐसा करेंगे, उनमें भी अगर हम रिजल्ट देखें कि भाई ये तो चलो तुमने बात कर दिया था, रिजल्ट की बात करें ना, तो अभी भी जो फीमेल का लैंड इनहेरिटेंस हुआ है, लैंड इनहेरिटेंस, उसका अगर हम परसेंटेज वाइज निकालें ना तो एकदम लगभग मतलब
अब आंकड़ा तो फिक्स नहीं बोल सकते, इसलिए ऐसा लिख दो कि बहुत कम है, स्टिल वेरी लो। समझा गया कि भाई हमने कर तो दिया था सब कुछ, बट आज भी देखते हैं कि कितनी वुमेन्स प्रॉपर्टी उनके नाम पर ओन्ड है, तो वो भी बहुत कम है। समझा क्या? ठीक है ना? जितना जितना रिफॉर्म करके हमने सोचा था कि भाई ये सब इक्वालिटी आ जाएगा, जेंडर जस्टिस आ जाएगा, तो उतना नहीं हो पाया। हाउएवर ये केस यहाँ पर जो है ना, इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है, इम्प्रूवमेंट है। यहाँ पर जो मुस्लिम पर्सनल लॉज के आधार पर देखें तो यहाँ पर स्टैग्नेंट ही नजर आता है हमको। समझा गया? इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। ठीक है, इसीलिए तो बोला जा रहा है कि भाई मुस्लिम्स में जो वुमेन्स हैं उनको अगर राइट हमको एडवोकेट कराना है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना बहुत जरूरी है। ठीक है ना? तो ये थोड़ा सा याद रखना, ये कुछ आंकड़े हैं। पैट्रियार्कल माइंडसेट है, तो भाई पैट्रियार्कल माइंडसेट है, आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड ला भी दिया, जैसे कि ये सब हमने चेंजेस किए, तो भी रिजल्ट क्या रहा? कुछ नहीं रहा, रिजल्ट एकदम नेग्लिजिबल रहा। तो वैसे ही अगर हम यहाँ पर भी ले आएंगे तो इसका जो आउटकम है ना, आउटकम क्या है वो आपको ज्यादा क्लियरली देखने को नहीं मिल सकता। समझा कि आउटकम जो है इज लो, आउटकम भी हमको लो ही नजर आया, बट फिर भी इंप्रूवमेंट धीरे धीरे तो होगा ही, हो ही रहा है, तो इसलिए हम कुछ बोल नहीं सकते, बट फिर भी थोड़ा सा चैलेंज तो है हमारे लिए। समझा क्या? क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं मैं? नेक्स्ट मैं ये बोल रहा हूं कि इंडियन सोसाइटी कैसी है। इंडियन सोसाइटी मैंने बताया, इंडियन सोसाइटी कैसी है, तो भाई ये कंजर्वेटिव सोसाइटी है, कंजर्वेटिव सोसाइटी है ना, ज्यादा लिबरल नहीं है, नॉट लिबरल वेस्ट की तरह। तो इसलिए एट दिस स्टेज इट इज डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड। समझा गया? तो भाई ये एक बड़ा चैलेंज है कि हमारी अभी सोसाइटी कंजर्वेटिव है, लिबरल नहीं है वेस्ट की तरह। यहाँ पर छोटे छोटे इश्यूज पर प्रोटेस्ट होने लगते हैं, राइट्स होने लगते हैं। तो भाई इस स्टेज में अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड करेंगे तो ये बड़ा एक चैलेंज है हमारे देश के लिए। तो फिर एक बात बताओ, करना क्या चाहिए, वे फॉरवर्ड? तो भाई ये बोला जाता है कि देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना तो चाहिए, है ना, टू बी इम्प्लीमेंटेड, क्योंकि भाई कॉन्स्टिट्यूशन खुद बोल रहा है, जुडिशियरी भी खुद बोल रही है, हर कोई यही चाह रहा है कि भाई प्रोग्रेसिव होना चाहिए, राइट्स एडवोकेट, जेंडर जस्टिस हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ये सब तो हर कोई चाहता ही है। इसीलिए हमको कंक्लूजन तो यही निकालना है कि इंप्लीमेंट तो करना चाहिए, लेकिन एट 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 टाइम नहीं करना चाहिए, इसको ग्रेजुअल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? टू बी ग्रेजुअल, जिसको हम क्या बोल देते हैं, पीस मील अप्रोच होना चाहिए। पीस मील, एक एक करके, थोड़ा थोड़ा करके पीस मील अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे करके हम धीरे धीरे करके हमको इंप्लीमेंट करना है। समझा क्या? अब उसके पहले क्या करना पड़ेगा? पीस मील कर रहे हैं तो धीरे धीरे करना पड़ रहा है ना, लेकिन धीरे धीरे करने के साथ साथ एक चीज और करनी पड़ेगी आपको, क्या? कि भाई आपको अवेयरनेस जनरेट करना है। तब तक के लिए धीरे धीरे आप इंप्लीमेंट करते रहो एक तरफ, और दूसरी तरफ आप क्या करो, अवेयरनेस जनरेट करते रहो। अवेयरनेस जनरेशन इंक्रीज करना है। अवेयरनेस जनरेट करके आप क्या कर रहे हो? आप क्रिएट एन एनवायरमेंट एंड इकोसिस्टम फ्रेंडली बिहेवियर। समझा क्या? तब तक आप क्या करो, एक इकोसिस्टम तैयार करो, फ्रेंडली बिहेवियर तैयार करो पूरे समाज में विथ रेस्पेक्ट टू यूनिफॉर्म सिविल कोड, ताकि इसको लोग गलत वे में ना लें। पहले एक तरफ अगर लोग का जब थॉट प्रोसेस अच्छी हो जाएगी, फिर अगर हम इंप्लीमेंट करेंगे तो फिर अच्छा हो जाएगा। समझा गया ना? फिर कोई लोग इसका विरोध नहीं करेंगे, लेकिन वो धीरे धीरे होना चाहिए। थोड़ा सा लोगों के बारे में सब कुछ बताना पड़ेगा, सब कुछ समझाना पड़ेगा, अवेयरनेस जनरेट करना पड़ेगी अबाउट राइट्स, अबाउट डिस्क्रिमिनेशन। फिर उसके बाद धीरे धीरे उनकी सोच डेवलप हो जाएगी, तो हम ये सब चीज इंप्लीमेंट करा सकते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, ये जो भी कोड होगा विदाउट बायसनेस होनी चाहिए। विदाउट बायसनेस मतलब एक पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर के, पर्टिकुलर कल्चर को बिना उसको इंपॉर्टेंस दिए सबके लिए वो मतलब इंपॉर्टेंट हो, सबके लिए अच्छा हो, ये हमको अप्रोच रख के चलना पड़ेगा। समझ में गया? तो ये सब थोड़ा है कि भाई कोई भी बायसनेस नहीं होनी चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड में। समझ में गई बात?